नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, चुनावी बयार है तो हर तरफ जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। हेलीकॉप्टरों की उड़ान है तो कहीं शानदार भोजन और शानदार पकवान खाने और खिलाने का सिलसिला भी जारी है। कहीं सिर्फ वादा ही वादा सुनाई देता है तो कहीं जीत जाने का पक्का इरादा भी नजर आता है। कहीं गफलत है तो कहीं नारों का शोर बेमतलब है। अब चुनाव है तो नारों और वादों से दो चार तो होना ही पड़ेगा। तो चलिए, चुनावी शोर शराबे और गहमा गहमी के बीच आज हम बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल सीट के बारे में जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है राजनांदगांव। चुनावी हिसाब किताब को जानने समझने से पहले अपने दर्शकों को यह बताना भी थोड़ा ठीक होगा कि राजनांदगांव का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। राजनांदगांव लोकसभा के एक बड़े हिस्से में कामकाजी लोगों के अलावा खेतीहर लोग निवास करते हैं, लेकिन जो लोग साहित्य, कला और संस्कृति की दुनिया से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि राजनांदगांव एक संस्कार धानी भी है। राजनांदगांव को अंधेरे में जैसी कालजयी कविता लिखने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के कर्म क्षेत्र की वजह से भी जाना जाता है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और बलदेव प्रसाद मिश्र जैसे दिग्गज रचनाकारों की वजह से भी इस इलाके की अपनी एक खास पहचान है। राजनांदगांव लोकसभा के एक इलाके में डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो यह क्षेत्र बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों का एक बड़ा केंद्र भी है। इसी जगह के खैरागढ़ इलाके में एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय भी है, जिसकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। मैं राजनांदगांव के हाल फिलहाल में होने वाले चुनाव पर अपनी बात रखता हूं, लेकिन उसके पहले राजनांदगांव के चुनावी इतिहास को भी संक्षेप में बता देना थोड़ा जरूरी समझता हूं। यहां 1957 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस के राजा बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद कांग्रेस की टिकट पर ही पद्मावती देवी, राम साहेब पांडे, शिवेंद्र बहादुर सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता और लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा और देवव्रत सिंह भी लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान जरूर इस सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मदन तिवारी ने कब्जा जमाया था, लेकिन बाद के दिनों में यह इलाका भाजपा के गढ़ में तब्दील हो गया। इस सीट पर भाजपा के धर्मपाल गुप्ता, अशोक शर्मा, प्रदीप गांधी, रमन सिंह, मधुसूदन यादव, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और पिछले चुनाव में संतोष पांडे ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का एक गढ़ कैसे भाजपा के गढ़ में तब्दील हो गया, इसकी अंदरूनी कहानी भी वही है जो देश के अन्य हिस्सों की है, यानी गांव-गांव और शहर-शहर में अलगाव, बिखराव, जल जंगल जमीन के मसलों से अलग धर्म के नाम पर भटकाव का आजमाया हुआ फार्मूला यहाँ भी सफल होता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल, भाजपा के इस गढ़ में यदि कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दांव लगाया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही। दरअसल यह वह सीट है जहां से आने वाले दिनों में खेती किसानी के मसलों पर देश की राजनीतिक दशा और दिशा का निर्धारण हो सकता है। इस निर्धारण की एक वजह यह भी है कि भूपेश बघेल की छवि एक किसान नेता के तौर पर बनी हुई है। यह सब जानते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया, धान को अधिक समर्थन मूल्य यानी 2680 रुपये में खरीदा। राजनीतिक प्रेक्षक भी मानते हैं कि भूपेश बघेल की वजह से मोदी सरकार को भी छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करना पड़ा। कहाँ तो सरकार धान का एक पैसा बढ़ाने को तैयार नहीं थी और अब छत्तीसगढ़ में किसानों का धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश के अन्य हिस्सों में भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की मांग उठने लगी है, तो उसकी जड़ में कहीं ना कहीं से भूपेश बघेल ही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मांग और रफ्तार ले सकती है। तो चलिए अब थोड़ा सा मतों का गुणा भाग भी समझ लेते हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट में कवर्धा, पंडरिया, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मानपुर, मोहला सहित कुल 8 विधानसभा आते हैं। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर यानी राजनांदगांव, कवर्धा और पंडरिया में हाल के दिनों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कब्जा जमाया था, जबकि शेष
5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में हासिल किए गए मतों से कोई चमत्कारिक फैसला होता है ऐसा दिखता तो नहीं है, तथापि यह जरूर माना जाता है कि कौन सा दल कितना मजबूत है। यानी राजनांदगांव लोकसभा सीट पर जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें कांग्रेस भाजपा से केवल 15 से 17,000 वोटों से ही पीछे है। तो कांग्रेस को भरोसा है कि 15,000 वोटों का जो गड्ढा है वह आसानी से पाट लिया जाएगा। दरअसल इस भरोसे की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस इलाके में पिछड़े वर्ग की बहुलता है और कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, जबकि भाजपा ने दूसरी बार संतोष पांडे को जो प्रत्याशी बनाया है, मौका दिया है, वे सामान्य वर्ग से हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर हाल फिलहाल का जो अपडेट है उसके मुताबिक यहाँ पर कुल 18,65,175 मतदाता है। डोंगरगढ़ और खुज्जी क्षेत्र में साहू समाज के लोगों की अधिकता देखने को मिलती है, तो राजनांदगांव के शहरी व ग्रामीण इलाकों में भी साहू समाज की अधिकता है। वैसे माना जाता है कि छत्तीसगढ़ का कुर्मी समाज कांग्रेस का साथ देता है तो साहू समाज भाजपा का। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार साहू समाज किसका साथ देता है। यदि साहू समाज ने पलटी मारी तो राजनांदगांव जो भाजपा का किला बना हुआ है वह ध्वस्त हो सकता है। मैंने इलाके के कई बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और कुछ एक सामान्य नागरिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल जाति समाज के गुणा भाग से इतर अपनी सरकार के 5 साल के कामकाज का उल्लेख कर रहे हैं और जैसी खबरें आ रही हैं उस पर यकीन करें तो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जिन गांवों में दौरा कर रहे हैं वहां ग्रामीण किसान सबसे पहला सवाल यही कर रहे हैं कि विधानसभा में उनकी जीत को किसने चुराया और कैसे चुराया। मतलब गांव वालों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। राजनांदगांव सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है तो दोनों दलों के लोग जी जान लगाकर भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जहां अपने 5 साल के कार्यकाल गांव, गरीब और किसान को लेकर मतदाताओं के बीच हैं, तो भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे को भी इस बात का भरोसा है कि मोदी की गारंटी के जरिए उनकी नैया पार लग जाएगी। संतोष पांडे के बारे में यह बात भी विख्यात है कि वे शानदार ढंग से भजन कीर्तन करते हैं। जिस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मंजीरा अवश्य बजाते हैं। राम रामायण की चौपाइयों के बीच वे मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी अवश्य बताते हैं। इसके साथ ही वह यह बताना भी नहीं चूकते कि उन्होंने कितने अंडरब्रिज बनवाए और कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेन रुकने लगी है। राजनांदगांव वह सीट है जहां पर एक समय ऐसा भी आया जब 250 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र ले लिया था। बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की स्थिति के चलते इस बात को भी हवा मिली कि कहीं 250-300 लोग चुनाव मैदान में तो नहीं उतर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो क्या चुनाव बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से? हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कुल 15 प्रत्याशी ही इस मैदान में हैं। पिछले दिनों इस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी गए हुए थे। प्रचार के दौरान ही उनकी जुबान फिसली और उन्होंने मोदी के सिर पर लाठी मारने वाली बात कह दी थी। भाजपा ने उनके इस कथन को जोरदार ढंग से मुद्दा बनाया और फिर यह प्रचारित किया कि मोदी के सिर पर लाठी मारने से पहले हमारे सिर पर लाठी मारी जाए। बाद में भूपेश बघेल को यह सफाई देनी पड़ी कि लाठी भांजने से आशय घमंड को तोड़ना है। अब इस चुनाव में किसका घमंड टूट पाएगा और कौन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर पाएगा, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन राजनांदगांव सीट पर जो साफ तौर पर दिख रहा है वह यह है कि भूपेश बघेल की सीधी टक्कर भाजपा और उसके प्रत्याशी से कहीं अधिक मोदी के साथ है। इलाके में भाजपा का छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता यह कहते हुए मिल जाता है कि मोदी को फिर से लाना है तो भाजपा को जिताना है, जबकि भूपेश बघेल और उनकी टीम यह कहते हुए पाई जाती है कि यदि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस का साथ देना है। भूपेश बघेल सूबे की राजनीति में एक स्थापित चेहरा है, सो हर गांव में उनका जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। वे जिस गांव में भी जा रहे हैं वहां सेल्फी लेने वालों का तांता लग रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता से मैं बात कर रहा था, सुशील आनंद शुक्ला से। उन्होंने बताया कि सेल्फी की वजह से उनके कंधों पर दर्द भी हो रहा है जो बढ़ गया है, लेकिन वे मतदाताओं को निराश नहीं कर रहे हैं
इलाके में संतोष पांडे की भी जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है, लेकिन बीते 5 सालों में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि भैया 5 साल तक कहाँ थे। पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोशो खरोश साफ दिखाई देता है। भाजपा में ये जोशो खरोश एक सिरे से गायब है। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजनांदगांव सीट पर कार्यकर्ताओं से कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की टीम गांव-गांव में सक्रिय है। स्वयंसेवकों की वही टीम सक्रिय है जो ब्रेन वॉश करने में माहिर मानी जाती है। अब यह देखना दिलचस्प तो होगा ही कि मतदाताओं को कांग्रेस का ऐतिहासिक घोषणा पत्र लुभाएगा या फिर उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। इतना तो तय है कि अन्य सीटों की तरह राजनांदगांव सीट पर भी कांग्रेस को अपनी जनता को ब्रेन वॉश से बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी।